आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ इनहेरिटेंस वंशागति का इतिहास का अध्ययन करेंगे। उसमें मेनली हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस का अध्ययन करेंगे। मेंडल, आप लोग जानते हैं मेंडल के समय से ही, और मेंडल को ही जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। जेनेटिक्स का फादर किसको कहते हैं? मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। तो इनका जन्म जो होता है 1822 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1884 ईस्वी में हुआ था। तो इसके पहले भी जैसे, और इनको क्यों बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स? क्योंकि फर्स्ट टाइम साइंटिफिकली इन्होंने ही मैकेनिज्म बताया कि कैसे कोई कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इसके पहले भी जैसे कुछ लोग फिलासफर थे या तो वैज्ञानिक थे जो अपना मत देते थे कि कैसे कोई भी कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। तो उसमें उसको हम पढ़ेंगे जैसे प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेंडल के पूर्व वंशागति, और फिर मेंडेलियन इनहेरिटेंस जिसमें हम मेंडल के पूरे नियम्स आपका क्या था, उनका प्रिंसिपल क्या था, उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, किस प्लांट्स पे किया था, उसको देखते हैं। और जैसे मेंडल, इसमें जैसे आपका क्या है, और मेंडल का जो प्रिंसिपल था जब वो पब्लिश हो गया तो उसके बाद भी उसको प्रूफ करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, अलग अलग पौधों पे, अलग अलग एनिमल्स पे क्रॉस कराया, और वह क्रॉस कराने के बाद कुछ रिजल्ट तो मेंडल के प्रिंसिपल के अनुसार आए और कुछ मेंडल के प्रिंसिपल के अलग आए। तो उसको हम पढ़ते किसमें है? पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो हम लोग पहले थोड़ा सा देखते हैं प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस। प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस का देखते हैं हम लोग इसको। प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस में सबसे मेन है कि ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस शो करता है। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को देखने से पहले इसमें हम जैसे दो फिलासफर हैं, कई फिलासफर्स, लेकिन इसमें हम दो का स्टडी करते हैं। पहले एक है जैसे पहला मोआयस्ट वाइपर थ्योरी, इसको हिंदी में बोलते हैं नम वाष्प सिद्धांत। नम वाष्प सिद्धांत, इस सिद्धांत के इसको दिया था पाइथागोरस ने। पाइथागोरस ये एक फिलासफर थे आपका इजिप्ट के। पाइथागोरस ये आपका, इन्होंने ये मैक्सिमम फिलासफर जो पहले के थे आपके सब यूरोपियन कंट्री के थे। जैसे पाइथागोरस भी उसी में से एक थे। इन्होंने बताया कि जो सभी कोशिकाएं होती हैं, जो कोशिका होती है, सेल और टिश्यूज, नर माने फीमेल और मेल दोनों जीवधारियों की कोशिकाओं से मॉइस्ट वाइपर के रूप में सूचनाएं एकत्र होती हैं। कहाँ पे? ये सूचनाएं आपकी गैमिट में, युग्मक में कलेक्ट होती हैं, गैमिट में कलेक्ट होती हैं, और फिर ये जो होता है जाइगोट, जाइगोट में कलेक्ट होकर भ्रूण का निर्माण करती हैं, एम्ब्रियो का, फिर इसी से नया जीवधारी बनता है। तो इस तरह से मतलब कोई भी कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। इसको पाइथागोरस ने दिया कि सभी कोशिकाओं से कुछ मॉइस्ट वाइपर के रूप में कुछ मटेरियल सिक्रीट होता है। यह मटेरियल गैमिट्स में एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, और फिर ये जाइगोट में मिल जाते हैं, फिर भ्रूण का निर्माण होता है जिससे जीवधारी का निर्माण होता है। फिर दूसरा एक आपका जैसे इसी में देखना है
थ्योरी ऑफ पैंजीनेसिस। थ्योरी ऑफ पैंजीनेसिस, इसके बारे में आपको पैंजीनेसिस, थ्योरी ऑफ पैंजीनेसिस में देखिए क्या होता है आपका, इसको डार्विन ने दिया था। डार्विन, चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक लिखी थी और इवोल्यूशन कैसे हुआ, नई नई जातियों का विकास कैसे हुआ, इसको बहुत ही अच्छे से समझाया है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में। इन्होंने बताया कि कैसे कोई भी लक्षण अपने माता पिता से संतानों में जाता है। इन्होंने बताया कि आपका टिश्यू, ऊतक और कोशिकाओं से, जैसे नर, मेल एंड फीमेल, मादा की कोशिका या टिश्यू से छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में, छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में, पार्टिकल के रूप में सूचनाएं गैमेट्स में इकट्ठी होती हैं, एक्यूमुलेट होती हैं, और उसी पार्टिकल्स को बोला गया पैंजीन। क्या बोला गया? पैंजीन कहा उसने, पैंजीन कहा। और यही पैंजीन जो होता है आपका फिर गैमेट्स में युग्मक, युग्मक में इकट्ठा हो जाता है और फिर यह गैमेट्स से जाइगोट का निर्माण करता है। तो इस तरह से डार्विन के अनुसार पैंजीन ही वह पार्टिकल्स है जो ट्रांसफर करता है आपका कैरेक्टर्स को, क्योंकि उसमें जीन का भी कॉन्सेप्ट मालूम नहीं था आपका, जीन के बारे में भी मेंडल के समय तक भी जीन के बारे में लोग नहीं जानते थे। ये पैंजीन कहा, जैसे एक तरह से कहा जाता है जीन को इन्होंने, डार्विन ने क्या कहा? पैंजीन कहा। और जैसे आपका क्या है कि मेंडल ने भी जीन टर्म यूज नहीं किया, उसके बाद में आपका जोहानसन ने यूज किया। मेंडल तो जीन को फैक्टर्स कहते थे, उसी तरह से डार्विन क्या कहा उसको? पैंजीन। तो चूंकि वो आपका जीन था नहीं, तो ये सब आपका, लेकिन इन सब का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, इसीलिए इन सबको आपको फॉलो नहीं किया जाता है आज के डेट में भी। देखिए फिर उसमें एक और जैसे बोला जाता है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, जो ये आपका मेंडल से पूर्व वंशागति थी, वो एक तरह की ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस थी। जबकि बाद में मेंडल ने कहा ब्लेंडिंग नहीं होती, ब्लेंडिंग मीन्स मिक्सिंग होती है। जैसे आपका क्या है, जैसे पेरेंट है, पेरेंट, पेरेंट्स में जैसे आपका ये मेल है, मेल पेरेंट, जिसमें मान लीजिए आपका एक मेल का आपका जो आपका फैक्टर्स है, और फिर दूसरा फीमेल पेरेंट है, और इसको हम दिखाते हैं जैसे रेड से, इसका फैक्टर है जो जीन ट्रांसफर कर, माने सारी जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। इन दोनों को इसमें क्या कहता है कि ये दोनों मिक्स कर जाते हैं। ये क्या करते हैं, जब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, ये क्या कर जाते हैं आपके, मिक्स हो जाता है दोनों में इसी तरह से। तो ऐसे इनहेरिटेंस को आपका इस तरह से मिक्स हो जाता है। ये आपका क्या है, प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस का है। ये क्या है, प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस, और इसी को बोलते हैं ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। इस तरह से लिखा है हिंदी में भी यहाँ, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, मतलब मिक्स कर गया दोनों का, मदर और फादर, मेल और फीमेल के दोनों आपके फैक्टर्स क्या कर जाते हैं, उसके कैरेक्टर मिक्स कर जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। लेकिन मेंडल के समय क्या हुआ, मेंडल ने कहा ये मिक्स नहीं होते हैं। जैसे आपका क्या है, अगर ये क्या है आपका मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, फीमेल, ये जो आपका है
ये मिक्स नहीं करते, बल्कि ये आपका क्या है, ये साथ साथ अलग अलग ही रहते हैं दोनों कैरेक्टर आपका। जैसे ऑफ स्प्रिंग है, ऑफ स्प्रिंग्स संतान है, ये इसमें मिक्स नहीं होता है। जबकि आपके देख रहे हैं संतानों में जो कैरेक्टर होते हैं मदर और फादर का, प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस में लोग मानते थे कि दोनों मिक्स कर जाता है। ऑफ स्प्रिंग्स संतान, ठीक। तो यही मतलब ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस शो करता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। फिर देखिए उसके बाद मेंडल के बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा। अब ये तो आपका प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस था, पाइथागोरस, और आप देखें दो डार्विन के बारे में। पाइथागोरस जो था ये ग्रीक थिंकर था, उसमें शायद मैं इजिप्ट बोल रहा हूँ, पाइथागोरस माने वही सब आपका ग्रीक थिंकर्स था। देखिए उसके बाद मेंडेलियन इनहेरिटेंस देखते हैं हम लोग। मेंडेलियन इनहेरिटेंस में आपका मेंडल के बारे में सब पढ़ना है। मेंडल आपका ग्रेगर जॉन मेंडल, अभी मैं बताया कि इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में थे, ब्रून सिटी जो ऑस्ट्रिया में पड़ता था। आज ये चेकोस्लोवाकिया है, ये ऑस्ट्रिया, और इसको ब्रोनो बोलते हैं। उस वहाँ पे हुआ था एक किसान के घर पे। और आपका क्या है कि बाद में ये इन्होंने जैसे बॉटनी फिजिक्स की स्टडी किया, टीचिंग भी किए बहुत दिन इन्होंने। आपका नेचुरल साइंस पढ़ाते थे, फिजिक्स भी पढ़ाते थे। और उसके बाद इन्होंने क्या है कि आपका एक जो मोनास्ट्री थी आप यहाँ पे ब्रून में, ऑस्ट्रिया, मोनास्ट्री जिसको बोलते हैं मठ, मठ था आपका। वहाँ पे क्या थे, मंक, पादरी थे। और वही जो आपका ये मोनास्ट्री था, मठ था, वहीं पे वो क्या करते थे, आपका क्या है कि वहाँ पे जो गार्डन था वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम जो आपका मटर, गार्डन पी, गार्डन पी आपका, जैसे उद्यान मटर बोलते हैं इसको, उद्यान मटर, इस पे उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया पाइसम सटाइवम पे। और क्योंकि आपका ये, और एक्सपेरिमेंट कब किया, 1856, 56 टू 1863, इतने माने 7 ईयर तक इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया, गार्डन पी पे। और इसके बाद जो इससे रिजल्ट मिला उनको, यानी इतने साल तक इन्होंने क्या किया, इतना एक्सपेरिमेंट किया मेंडल ने 7 ईयर तक। और उसके बाद उससे जो रिजल्ट मिला उनको, जो उससे परिणाम मिला, उसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस माने प्रतिपादित किया है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। कि आपका इसका मतलब क्या हुआ, वंशागति का सिद्धांत प्रस्तुत किया कि कैसे कोई भी कैरेक्टर अपने माता पिता या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफर होता है, उसको उन्होंने बताया, ठीक। लेकिन आपका, और ये फिर प्रिंसिपल तो दिया, लेकिन वो आपका क्या है 1865 में 2 बार पढ़ा गया, जो आपकी वहाँ की एक नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून थी, नेचुरल
इसको देखते हैं, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। इसका नाम नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। उस समय वहां पे इसको 2 बार जैसे इनके जो फार्मूलेशन था आपका, उनका जो प्रिंसिपल था पढ़ा गया, और 1865 में, और इनका जो लॉ है 1866 में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उन्होंने एक पेपर पे लिखा, उसको पेपर था आपका एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, टाइटल दिया हाइब्रिडाइजेशन, टाइटल दिया उस माने एक्सपेरिमेंट, उस प्रिंसिपल्स का, एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और ये 1866 में माने 1866 में ये आपका जो वहां का जर्नल छपता था, एक पत्रिका थी, और यह पत्रिका नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून ही पब्लिश करती थी, उसमें उसको पब्लिश किया गया 1866 में, इसको मतलब इस पत्रिका में पब्लिश किए। लेकिन ये चूंकि क्या है कि लोगों के बीच में नहीं आ पाया, और ये इनका जो प्रिंसिपल था माने इसमें पब्लिश हो गया, और इनको 1884 में, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, 1884 में इनकी डेथ हो गई, इनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु हुई ब्राइट डिजीज ऑफ किडनी, ब्राइट डिजीज ऑफ किडनी, इस बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई। तब तक लोग इनके प्रिंसिपल को नहीं जानते थे आपका, पब्लिश होने के बाद भी। और लेकिन आपका क्या है, कब 1900 में 1900 में 3 साइंटिस्ट लोगों को जैसे इनका पेपर मिला है आपका कहीं, और उस पेपर का जब उन्होंने क्या किया, फिर एक्सपेरिमेंट किया अलग अलग पौधों पे, तो उन्होंने पाया कि जो मेंडल का प्रिंसिपल है वो सही है। तो इसी को बोला जाता है कि 1900 में 1866 में उनके प्रिंसिपल पब्लिश हो गए, लेकिन 1900 तक वो क्या थे, हिडन, छिपे हुए थे, मतलब छिपा रहा। लेकिन 1900 में 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डी ब्रिज, तीनों अलग अलग देश के साइंटिस्ट थे, और कार्ल कॉरेंस, और एक साइंटिस्ट थे शेरमार्क। ये 3 साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि इनके माने जो प्रिंसिपल था उसको रीडिस्कवर कर दिया, और कहा कि ये इनका क्या है आपका, जो इन्होंने काम किया है और जो माने रिजल्ट आए हैं वो सही है। लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस माने रीडिस्कवर्ड हो गया आपका। फिर उसके बाद अलग अलग वैज्ञानिक, अलग अलग साइंटिस्ट दूसरे भी पौधों पे एक्सपेरिमेंट करने लगे। कुछ एक्सपेरिमेंट मेंडल के अनुसार आते थे, कुछ मेंडल के अतिरिक्त आते थे। तो उसी को आपका क्या किया गया, आपका पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हम पढ़ते हैं, जैसे कोडोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इपिस्टेटिस है सब। फिर उसके बाद बात आती है कि ये मेंडल आपका क्या था, ये जब 1866 में पब्लिश हो गया तो 1900 तक क्यों छिपा रहा, हिडन रहा, क्यों वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया? तो उसका कई कारण थे। जैसे पहले आपका उसके एक देखिए क्वेश्चन यहाँ से आता है, कौन से साइंटिस्ट लोगों ने उसको रीडिस्कवर किया मेंडल के लॉ को। तो आपका क्या था, हिडन के कई कारण थे। जैसे आपका 1900 मतलब ये 34 या तो पढ़ा तो गया 65 में, 35 ईयर्स छिपे रहने के कई कारण थे। पहला था कि जैसे आपका क्या था, जिस जनरल में उन्होंने क्या किया, आपका
जो जिस जर्नल में उन्होंने क्या किया, अपना पब्लिश किया, जो आपका प्रिंसिपल, वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट नहीं होता था, बहुत लोग उसको नहीं पढ़ते थे, तो बहुत लोगों के बीच में वो नहीं गया। दूसरा, उसी समय डार्विन की बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आई थी 1859 में आपका। उस समय ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आई, मतलब जातियों की उत्पत्ति, और उन्होंने इतने अकाट्य माने इतने सिस्टमेटिक वे में और इतना एविडेंस दे करके बताया था कि कैसे ओरिजिन हुई नई जातियों का। तो लोग उसी पे जैसे ज़्यादा चर्चा करते थे, जितने साइंटिस्ट लोग थे और भी जो लोग थिंकर ये सब थे, क्योंकि बाइबिल के बाद आपका देखा जाए यूरोपियन कंट्रीज में, बाइबिल के बाद अगर कोई भी ज़्यादा जनमानस को प्रभावित करने वाला अगर बुक थी बाइबिल के बाद, यही ओरिजिन ऑफ स्पीशीज थी उस समय। तो लोगों को मेंडल के कार्यों पे ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं गया। तीसरा था कि वो नॉट एग्रेसिव, वो एग्रेसिव ज़्यादा नहीं थे, जैसे दब्बू किस्म के थे, जैसे कोई कुछ बोल दिया तो बहुत ज़्यादा जैसे अपने बातों को बहुत ज़्यादा जैसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। एक रीजन ये भी रहा। जैसे चौथा, उनको जैसे एक था उस समय फेमस बॉटनिस्ट थे, फेमस बॉटनिस्ट नगेली। उन्होंने क्या किया, जो अपना एक्सपेरिमेंट किया उससे जो रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट को, उस लॉ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को अपनी कॉपी भेजी नगेली साहब को। नगेली जो उसमें फेमस बॉटनिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि किसी भी जनरलाइजेशन पे आने से पहले आप और भी पौधों पे वर्क करिए, माने और भी उस पर अप्लाई करिए, क्योंकि अभी तक वो केवल पी मटर पे ही एक्सपेरिमेंट किए हुए थे। तो उन्होंने एक पौधे को भी सुझाया, आपका हिरेसियम डकवेट, ठीक है। हिरेसियम को कहा कि इस पे भी एक्सपेरिमेंट किया। तो अनफॉर्चुनेटली जब उसने उस पर एक्सपेरिमेंट किया मेंडल ने, तो वो रिजल्ट नहीं आया जो आपका क्या है मटर पे आ रहा था, लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जिस पे दिया था उसने। तो और वो डिमोलराइज हतोत्साहित हुए, ठीक है। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा जैसे पब्लिक डोमेन में प्रचारित भी नहीं कर पाए। तो ये सब मेन कारण थे जिससे उनका आपका क्या है इतने सालों तक वो हिडन छिपा रहा। उसके बाद फिर बात आती है मेंडल के सक्सेस के क्या कारण थे। सक्सेस रीजन फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल क्यों सक्सेस हुए, क्योंकि पहले भी लोग माने एक्सपेरिमेंट करते थे कि कैसे कोई कैरेक्टर ट्रांसफर होता है आपका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, लेकिन वो लोग सक्सेस नहीं हुए, वो सफल नहीं हुए। तो एक पूछा जाता है कि मेंडल के सफल होने का क्या कारण था। उसके पहले भी तो लोग एक्सपेरिमेंट करते थे लेकिन नहीं दे पाते थे। तो पहला मेन कारण था उनका कि उन्होंने एक ही कैरेक्टर चूज किया, माने हाइब्रिडाइजेशन के लिए, संकरण या हाइब्रिडाइजेशन, इसके लिए वो क्या किए, एक 1 और 2 कैरेक्टर एक साथ क्रॉसिंग, माने एक बार क्रॉस करने के लिए उन्होंने एक ही या 2 ही कैरेक्टर लिया, कई कैरेक्टर नहीं लिए। इसके जबकि इसके पहले लोग क्या करते थे, जैसे मान लीजिए क्या है, ये मटर का पौधा है, मटर का पौधा मैंने लंबा है और ये बौना, ठीक है। तो इसमें कई कैरेक्टर हैं, जैसे इसके फ्लावर का भी कलर होगा, फ्लावर का कलर मान लीजिए रेड है, ठीक, इसका वाइट है, इसके सीड का शेप होगा, इसके फली का शेप होगा, ठीक, और इसका आपका पोजीशन होगा। तो कई कैरेक्टर्स थे, लेकिन वो चूज कितना करते थे, एक या 2 ही कैरेक्टर देखते थे कि अगली पीढ़ी में मान लीजिए क्या है, इससे जो फ्लावर का कलर है माने वायलेट और एक वाइट, वो कैसे दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है। इसके पहले क्या करते थे साइंटिस्ट लोग कि जैसे हजारों माने आपका जितने भी कैरेक्टर थे सभी को कंसीडर कर लेते थे, तो 1-2 पीढ़ी के बाद उनको समझ में नहीं आता है कैसे ट्रांसफर हो रहा है। तो मेन कारण इनका यही था। दूसरी बात, वो थोड़ा सा बहुत भाग्यशाली रहे कि जितने भी उन्होंने कैरेक्टर चूज किया
पहले तो 34 कैरेक्टर लिए चूज किए, फिर 22 किए, बाद में वो 7 पेयर ट्रेड्स कैरेक्टर को यूज किया, ठीक, ज़्यादा नहीं लिए मतलब। और इसके जो भी जीन थे, अभी हम आगे भी देखेंगे, अलग अलग गुणसूत्रों पे थे, क्रोमोसोम पे थे। और कुछ अगर मान लीजिए क्या है, एक ही पे थे भी तो बहुत दूर दूर थे, जैसे एक यहाँ पे जीन था, एक यहाँ, जिससे इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने से आपका उनपे इंडिपेंडेंट असार्टमेंट हो जा रहा था, या तो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गई, जिससे क्या हो गया आपका, उनको लिंकेज नहीं मिला। ये भी इनका मेन कारण था इनके आपके सक्सेस होने का। और उस समय वो क्या करते थे कि जैसे अपने रिजल्ट को एनालिसिस करने के लिए स्टैटिक्स, सांख्यिकी और प्रोबेबिलिटी को यूज करते थे ज़्यादा। तो ये आपका तो इनके सक्सेस का कारण है। और फिर हमें देखते हैं एक आता है आपका, जैसे आज तो हम लोग यहीं तक देख लेते हैं, ठीक, आगे फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। नोट्स भी भेज देंगे, उसको आप लोग बना लीजिएगा। ओके।